सप्लाई के बारे में थोड़ी बहुत बातें समझ लें, है ना, रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन जो हमने कल किया था। सप्लाई का मतलब होता क्या पहले तुमने घर में पढ़ा? हाँ बताओ, सप्लाई का मतलब क्या होता है? मतलब जब जीएसटी के अंदर सप्लाई का मतलब क्या है? गुड्स और सर्विस या दोनों को सेल करना। सेल करना, और उसमें खाली सेल था, उसमें और चीजें नहीं थी? अच्छा, तुमने मुझे सेल नहीं किया, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल दिया, तुमने मुझे अपना मोबाइल दिया, क्या उसे सप्लाई नहीं मानेंगे? क्योंकि वो बार्टर है, उसे सप्लाई मानेंगे। अच्छा, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल दिया, कुछ पैसे दिए, तुमने मुझे नया मोबाइल दिया, तो क्या उसे सप्लाई नहीं मानेंगे? वो एक्सचेंज है। तो उसमें सेल में क्या था? सेल था, ट्रांसफर था, एक्सचेंज था, बार्टर था, लीज था, रेंट था, लाइसेंस था, डिस्पोजल था, सारी चीजें थी। सप्लाई में सारी चीजें थी। और किस चीज के लिए किया हो हमने? किसी कंसिडरेशन के लिए किया हो, और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये सारी चीजें थी उसमें। ठीक है, अच्छा, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में क्या था? हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की हो, उसके लिए कंसिडरेशन पे किया हो, और चाहे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो या ना हो, तभी क्या माना जाएगा? वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, एक हमने शेड्यूल पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है, अगर आपने कुछ चार्ज नहीं भी किया है, तब भी उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, उसमें पहला क्या था कि अगर आपने ट्रांसफर किया है या डिस्पोजल किया है किसी बिजनेस एसेट्स का जिसके ऊपर आप आईटीसी पहले ही ले चुके हो, वो सप्लाई माना जाएगा। और क्या था? उसके बाद लिया हो और क्या क्या केस थे? अगर डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हो रही है, कोई एक्टिविटी हो रही है, वो क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आपने किसी रिलेटेड पर्सन से या किसी उसके किसी एस्टेब्लिशमेंट से आपने क्या किया? कोई सर्विसेज ली है, ठीक है, और वो क्या है? आपके बिजनेस से रिलेटेड है, फिर चाहे आपने कंसिडरेशन पे किया हो या ना किया हो, क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। क्लियर हो गया? यही थी ये जो हमने अभी पढ़ी है। परमानेंट ट्रांसफर, जहां आपने आईटीसी ले लिया हो। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन, जब आपने क्या किया हो? इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। ठीक है, प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल, सबको क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। पर जब हम रिलेटेड पर्सन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था अगर एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को 50,000 से नीचे नीचे का गिफ्ट देता है तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। समझ गए? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में हमने अभी ये चीज़ पढ़ ली कि आपने किसी रिलेटेड पर्सन से या उसकी किसी एस्टेब्लिशमेंट से कोई सर्विसेज ली हैं, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड है और आपने कंसिडरेशन दिया हो या ना दिया हो, तब भी क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन किसे बोला था? जैसे एक स्टेट में और दूसरे स्टेट में रिलेटेड पर्सन जो कंपनी और अलग अलग जीएसटी। अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है भाई। हाँ बोलो बोलो, कोई बात नहीं। अलग अलग जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन किया। रोहित, जैसे कि बंदे के मतलब अलग अलग स्टेट में अगर ब्रांचेस हैं और एक ही बंदे की हैं, अगर वो कोई चीज़ अपने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में अगर माल बेचता है तो उस पर वो भी सप्लाई मानी जाएगी। सप्लाई मानी जाएगी ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर एक बंदे के दो अलग अलग स्टेट में क्या है ब्रांचेस हैं, तो उसे अलग अलग जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है कि नहीं है? कंपलसरी है ना। अगर एक ही स्टेट में उसके अलग अलग जगह पे ब्रांचेस हैं तो वो तो ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो ना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, डिस्टिंक्ट पर्सन आपको समझ आ गया, ये हमने डिस्टिंक्ट पर्सन पढ़ा था यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? एक शेड्यूल पढ़ा था, शेड्यूल 2, जिसमें हमने बोला था कि इन्हें ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा, मतलब इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, उसमें पहला क्या था? अगर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, हम नौकर आदमी अपने मालिक की सेवा कर रहे हैं, हम काहे को जीएसटी लेंगे मालिक से, है ना? समझ गए? अगर हम नौकरी कर रहे हैं और अपने मालिक को सर्विसेज दे रहे हैं तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे, उसे कोई ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ठीक है, सर्विसेज बाय एनी कोर्ट, एनी कोर्ट में कौन सा कोर्ट वर्ड में कौन सा इंक्लूड है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सारे कोर्ट्स आ जाते हैं ये। ठीक है,
समझ गए? अगर कोर्ट आपको कोई सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपके चचा MP MLA है ना, विधायक चचा आपके कोई सर्विसेज दे रहे हैं, कोई ड्यूटीज जो है परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज, हाँ, शमशान घाट पे और कब्रिस्तान में जो सर्विसेज तुम्हें मिलती हैं, मुर्दा घर में जो मिलती हैं, कल को तुम कहीं मर गए और वहाँ से यहाँ लाने में तुम्हें ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तुम्हारी बॉडी को, तो उसके ऊपर जो सप्लाईज दे रहे, जो सर्विसेज दे रहा है कैब वाला या एम्बुलेंस वाला, वो GST चार्ज नहीं करेगा। अगर तुम कल को घर से बाहर मरते हो, वहाँ से तुम्हें यहाँ लाया जाता है एम्बुलेंस के थ्रू, तो तुमसे GST चार्ज नहीं करेगा। समझ गए? अच्छा, और उसके बाद मैम ने कहा था सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, है ना, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। भाई हमने क्या कहा था, अगर कोई लैंड और बिल्डिंग आप बेच रहे हो, जैसे सपोज करो, ठीक है, लैंड और बिल्डिंग अगर बेच रहे हो तो उस केस में क्या होता था, अगर आपने कोई बिल्डिंग खरीदनी है ना, बिल्डर जो है अगर जो है बिल्डिंग बेचता है कब, कंप्लीशन से पहले। बिल्डिंग जब कंप्लीट हुई, कंप्लीशन कब माना जाएगा, जब उसे कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिलेगा, है ना, जब वहाँ लोग रहने लग जाएंगे। तो अगर कंप्लीट करने से पहले उस बिल्डिंग को बेचता है तो उस पर क्या लगेगा, GST लगेगा। बट अगर वो कंप्लीट करने के बाद बेच रहा है तो उस पर कोई GST नहीं लगेगा। ठीक है, हमने कहा था एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। एक्शनेबल क्लेम मैंने अच्छे से बताया था, है ना, एनी क्लेम टू डेट। तो अगर एक्शनेबल क्लेम है तो उसे GST में नहीं रखा गया है। ठीक है, उसको ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया, ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया। बट किसके अलावा, लॉटरी को, बैटिंग को, गैम्बलिंग को, इनको क्या है, इनके ऊपर सप्लाई माना गया। इनको क्या करना पड़ेगा आपको, इनके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ प्लेस इन अ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, गुड्स नॉट एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब यार कोई ऐसी टेरिटरी है जो टैक्सेबल नहीं है, आपने वहां से माल भेजा है जो दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है और आपका गुड्स इंडिया में आया ही नहीं है, तो काहे को टैक्स। उसके बाद हमने कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई पढ़ा था। कंपोजिट सप्लाई क्या था, जो नेचुरली बंडल है, आप एक से ज़्यादा चीज़ों की सर्विसेज सप्लाई दे रहे हो। जैसे हमने कहा था, आपको इस माल है आपका, आप उसकी पैकिंग कर रहे हो, उसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, उसका इंश्योरेंस करवा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपोजिट सप्लाई है। इसमें टैक्स कैसे डिटरमाइन होता है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसके अकॉर्डिंग ही टैक्स लगेगा। ठीक है, दूसरा था मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में हमने क्या एग्जांपल लिया था, उनमें आइटम अलग अलग सप्लाई की जा सकती थी। जैसे तुमने क्या किया था, वैलेंटाइन डे पे अपनी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर, चॉकलेट, रोज और XYZ जो भी आइटम थे सारे एक टोकरी में बंद करके एक पूरा सेट बना के दिया था, है ना। तो आप उन्हें अलग अलग भी दे सकते थे, तो वो क्या होगी, मिक्स सप्लाई होगी उसमें। और दोनों में आपने क्या किया हो, सिंगल रेट चार्ज किया हो इनवॉइस में। ठीक है, अब मिक्स सप्लाई में कैसे टैक्स देखते थे कि जो हाईएस्ट रेट वाली आइटम होगी, बस सपोज करो एक 10 रुपए की आइटम थी जिस पर 28% टैक्स था, बाकी महंगी महंगी आइटम थी जिन 5-5, 5% 12% टैक्स था, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, 28% ही लगाना पड़ेगा। यहीं तक हमने किया था। कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, देखो ऐसा होता है ना, जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, जब हम GST में रजिस्ट्रेशन लेते हैं, ऐसा क्या है कि ना एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है कि भैया गवर्नमेंट ने बोला हुआ इस लिमिट के बाद अगर आपकी टर्नओवर जो है, टर्नओवर का मतलब अभी आगे हम पढ़ेंगे, अगर आपकी टर्नओवर जो है इतनी हो जाती है, सपोज करो फॉर एग्जांपल अभी गवर्नमेंट ने 40 लाख रखी है वैसे, ठीक है, 40 लाख में कंडीशन है कुछ, हम 20 लाख मान के चलते हैं। अगर आपकी टर्नओवर जो है 20 लाख रुपए है सपोज, तो अगर आपकी 20 लाख साल में हो जाती है तो आपको GST में रजिस्टर करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पर उससे कम है अगर आपकी और आप चाहते हो कि भैया मैं रजिस्ट्रेशन लूँ GST में, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपका वॉलंटरी बेसिस हो गया। और अगर आपकी 20 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है, अगर आपकी 20 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है तो कंपलसरी हो गया। ठीक है, अब करना क्या है कि ना दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया नॉर्मल और एक हो गया कंपोजिशन वाला। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या है, कंसेशन रेट होता है। मतलब कहने का क्या है, ये जो नॉर्मल टैक्स पेयर है
तो नॉर्मली आपको रजिस्टर करवाता है। ये क्या करते हैं, इनको जो है ना सब कुछ करना पड़ता है, मतलब इनको इनपुट भी मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, ITC जिसे हम बोल रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी परचेज सारी मेंटेन करनी पड़ेगी, समझ गए, सब कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, पूरा डेटा है ना। इनको ज़्यादा कंप्लेंसेस करने पड़ेंगे, सारी रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, इनको क्या करने पड़ेंगे, कंप्लेंसेस ज़्यादा रहेंगे इनके लिए, है ना। अब क्या है कि जैसे देखो कोई छोटा दुकानदार है, कोई क्या है छोटा ट्रेडर है, अब वो नहीं अफोर्ड कर सकता कि वो एक CA रखे, CS रखे, CMA रखे, या फिर अपना कोई अकाउंटेंट ही रखे, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बट उसको क्या है GST में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, कंपलसरी हो गया, क्योंकि उसकी 20-22 लाख रुपये साल की सेल हो गई है। अब 2 लाख रुपये साल होना, 2 लाख रुपये महीने की टर्नओवर होना कोई इतना वो भी नहीं है ना, हो सकता है नॉर्मल है। तो अब क्या करेगा वो भैया, अब वो अपनी परचेज का डेटा मेंटेन नहीं कर सकता, है ना, इतने सारे कंप्लेंसेस नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने उसको बोला भैया आप एक काम करो, आप जो है ना कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवा दो। कहाँ करवा दो, कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करवा दो। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी सेल देखनी है, सिर्फ क्या देखनी है, सेल देखनी है, और सेल के ऊपर एक फिक्स्ड रेट होगा, फिक्स्ड रेट होगा। भाई सपोज करो 1% हो सकता है ना, और 6% भी हो सकता है ना। तो ये अलग अलग केसेस हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे। सपोज 1% वाले में हम मानते हैं, तो इसको सिर्फ ये करना है, कंपोजिशन वाले को क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है। सपोज इसने क्या किया, 10 लाख की सेल की, कितने की, 10 लाख की इसने क्या की, सेल की। इसके ऊपर क्या करेगा, सिंपली 1% निकालेगा, कितना बनेगा, 10,000 रुपये टैक्स बन गया। ये 10,000 रुपये टैक्स पे करेगा और बात खत्म। इसको अपनी परचेज नहीं देखनी, भाई किस बंदे से मैंने परचेज करी थी, उसने अपनी GST की रिटर्न भरी कि नहीं भरी, मेरे अकाउंट में बिल शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं किसका ITC लूँ, किसका ITC ना लूँ, महीने की GST-R1 भरूँ, फिर 3B भरूँ, इतने सारे काम मेरे से नहीं हो पाएंगे अगर ये बंदा कहता है। तो वो क्या करेगा, सिंपली कंपोजिशन स्कीम में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, कंपोजिशन स्कीम। उनको बोलो थोड़ा सा कम बोले यार ना, थोड़ा सा ऊपर वाले बोल रहे हैं, ऊपर वाले को भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आप बोल रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो कंपोजिशन स्कीम में क्या फायदा हो गया, क्यों रजिस्टर कराएगा बंदा अपने आप को, कि कंप्लेंसेस कम है, थोड़ी कॉस्ट कम हो जाती है ना, तो आपको रिटर्न वगैरह कम भरनी पड़ेंगी, ठीक है। और इसमें आपको डेटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, परचेज वगैरह मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, और ये सब। पर देखा जाए तो कंपोजिशन स्कीम में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाते हो अपने आप को, तो आप किसी से टैक्स नहीं ले सकते। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि ये मेरा मोबाइल है 10,000 रुपये का, ये मेरा मोबाइल है 10,000 रुपये का, और है ना। कंपोजिशन स्कीम में अगर मैंने अपने आप को रजिस्टर करा दिया, तो मैं ये नहीं कह सकता कि भैया देखो ये मेरा मोबाइल है 10,000 रुपये का, इसमें 1200 रुपये टैक्स लगता है, तो मुझे 11,200 रुपये दो, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। फिर मैं टैक्स कलेक्ट करने का राइट खो देता हूँ उस केस में, ठीक है। मतलब कहने का ये है, फिर मुझे अपनी जेब से टैक्स भरना पड़ेगा। ये जो 1% जो मैंने भरा है 10,000 रुपये, ये मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा कंपोजिशन। हालांकि कंपोजिशन स्कीम वाला ये कर सकता है कि भैया 10,000 का मोबाइल था, 1200 रुपये टैक्स लग रहा था, तो मैं इसको सीधे बोलूँ कि भैया मैं तुम्हें 11,200 रुपये का ही दूंगा, ये है ना। पर मैं उसमें ये नहीं कह सकता कि मैं 1200 रुपये आपके टैक्स के ले रहा हूँ, ये नहीं कह सकता, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसमें नुकसान क्या होगा, देखो अगर आप एक बंदा है मिस्टर वाई, ठीक है, ये जाता है माल परचेज करने, ये कहाँ जाता है, माल परचेज करने जाता है। ये दो बंदे हैं, एक मिस्टर पी और एक मिस्टर आर, दोनों के पास ये है रेगुलर वाला, नॉर्मल वाला जो है, ठीक है, और ये है कंपोजिशन स्कीम वाला, ठीक है, समझ गए। अब एक ही चीज है, इससे माल खरीदता है तो वो कहता है कि मैं 1 लाख का तुम्हें माल दूंगा
प्लस 5,000 टैक्स लगा के दूंगा, तो तुम्हारे लिए टोटल तुम्हें पे करना पड़ेगा 1,05,000 रुपये। ठीक है, इस केस में इसके लिए ये 1,00,000 रुपये तो गुड्स की कॉस्ट हो गई। ठीक है, और ये जो 5,000 रुपये है ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट हो गया ना, इसको वो आगे एडजस्ट कर लेगा, करेगा नहीं करेगा। ये जो 5,000 रुपये, तो कॉस्ट कितनी की हुई इस केस में, 1,00,000 रुपए की। सेम कंपोजिशन वाले के पास जाता है, अब ये टैक्स बोल के तो नहीं लेगा, टैक्स बोल के तो नहीं लेगा, अरे ऑफ कोर्स अपनी प्राइस थोड़ा सा बढ़ा के ही देगा ये, है ना, इसको देना ही पड़ेगा वरना इसका नुकसान हो जाएगा। अब सपोज इसने अपने प्रॉफिट और एक्सपेंसेस वगैरह मिला के 1,05,000 का नहीं भी दिया, इसने क्या किया 1,03,000 रुपये का भी दिया, क्योंकि इसे टैक्स वगैरह अपनी जेब से भरना पड़ेगा, है ना। पर ये क्या करेगा, 1,03,000 रुपये में दे तो रहा है, पर ये सारी की सारी इसके लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ टैक्स तो कुछ इनपुट है ही नहीं। तो बंदा जो है मिस्टर वाई जो है वो किससे सामान लेना पसंद करेगा, कंपोजिशन वाले से करेगा। क्यों भाई, यहाँ तुम्हें कॉस्ट बन रही है 1,03,000 रुपये, वहाँ कॉस्ट बन रही है खाली 1,00,000 रुपये, तो किसके पास जाएगा, रेगुलर वाले के पास, है ना। तो कंपोजिशन में वैसे ज्यादा फायदा है नहीं। कंपोजिशन में फायदा आप तब मान सकते हो कि जब जो है आपने परचेज उन लोगों से करनी है जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, जहां आपका इनपुट नहीं बन जाता, इनपुट कुछ है ही नहीं। ठीक है, और आपने सारी सेल किसको करनी है, अपना रिटेल काउंटर चलाना है, समझ गए, तब आपके लिए कंपोजिशन काम का है, अदरवाइज काम का उतना नहीं है हमारे हिसाब से। इससे बढ़िया तो यही है ना यार कि हम थोड़ी अपने अकाउंटिंग मेंटेन कर लें, अपने रिकॉर्ड्स बढ़िया रखें। हम उसमें उस केस में क्या होता था भाई, आप क्या करते थे, आप ट्रेडर हो, सपोज करो आप क्या हो, ट्रेडर हो, आप होलसेलर से माल लेते थे, इसको जो टैक्स पे करते थे वो आपका इनपुट हो जाता था। ठीक है, और आप आगे कस्टमर को बेचते थे, एंड कस्टमर जो भी होता था हमारा उसको बेचते थे, उससे टैक्स कलेक्ट करते थे, उससे क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे। बस आपने यहाँ से लिया और जो यहाँ दिया था उसको माइनस करके जो बाकी का बच रहा था उसको आप गवर्नमेंट को पे कर रहे थे। तो यहाँ तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा था, समझ गए, यहाँ तो आपकी जेब से कुछ भी नहीं जा रहा था। पर उस केस में कंपोजिशन वाली स्कीम में तो टैक्स आपकी जेब से ही जाएगा, समझ गए। ओके, इतना क्लियर हुआ कंपोजिशन के बारे में कि कंपोजिशन स्कीम होती क्या है, अब कौन उसके लिए एलिजिबल होता है, क्या उसकी लिमिट होती है ना, कैसे किया जाएगा और क्या क्या प्रोसीजर है, अब वो चीजें पढ़ते हैं हम आपसे। ठीक है, ये है। ठीक है, देखो सबसे पहले तो कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 10। आगे नोट्स में मैंने कई जगह लिखा होगा टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10, टू पे टैक्स एज पर अंडर सेक्शन 10। ठीक है, उसका मतलब है कि पे टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, समझ गए, ये ऐसा लिखा मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी, रिड्यूस कंप्लेंसेस, कॉस्ट। ठीक है, दिव्यांशु तुम्हारे हिंदी में लिख रहा हूँ, ठीक है, नहीं अगर कल बोल रहे थे ना तुम चीजों को सिंपल रखने के लिए, और हम ऐसे लिखते हैं कि कौन है टैक्स पेयर को, टैक्स पेयर की कॉस्ट कम करने के लिए क्या लाया गया, कंपोजिशन स्कीम लाए गए। ठीक है, समझ गए दिव्यांशु। हु इज एलिजिबल, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। देखो इसमें ना कंडीशन है, सबसे पहले आपको देखना है जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी टर्नओवर साल में 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए। मतलब अगर आपकी टर्नओवर साल में 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाती है तो आप इस स्कीम में नहीं आ सकते फिर, समझ गए। अगर आपकी टर्नओवर साल में 1.5 करोड़ से कम है तो ही आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो। अगर उससे ज्यादा हो जाती है आपकी तो यहाँ नहीं आ सकते। भैया नॉर्मल भरो, नॉर्मल रेट से टैक्स भरो फिर चुपचाप से, समझ गए। अच्छा, कुछ स्टेट है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं, जिनको गवर्नमेंट ने बोला ये नोटिफाइड स्टेट है ना। नोटिफाइड स्टेट्स में क्या है, जो लिमिट 1.5 करोड़ की है ना उस लिमिट को कम करके 75 लाख कर लिया गया है। भाई ऐसा है ना यार, देखो दिल्ली में 1.5 करोड़ और उत्तराखंड में 1.5 करोड़ में जमीन आसमान का फर्क नहीं है भाई, फर्क है ना यार।
दिल्ली में 1.5 करोड़ करना आसान काम है, उत्तराखंड में 1.5 करोड़ करना आसान काम है। यहाँ की पॉपुलेशन ही कितनी है यार, हमारा तिलवाड़ा मार्केट है, ये मार्केट है, इसमें कितने लोग पर डे घूमते होंगे? मुश्किल से 1000 लोग भी नहीं घूमते होंगे। आदमी 2-3 बार घूमेगा तब तो सच्ची हो जाएगी। नहीं मतलब पर डे यहाँ विजिट करने वालों की संख्या कितनी होगी? 1000 से ज्यादा नहीं होगी किसी भी कीमत में, आप देखोगे, है ना? 1000 लोग भी नहीं घूमता होगा। और 1000 लोग, भाई साहब आप दिल्ली के एक कोने में चले जाओ, आपको एक गली में 1000 लोग मिल जाएंगे, 1000 से ज्यादा मिल जाएंगे, है कि नहीं है? तो वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहाँ क्या है, 1.5 करोड़ आसानी से क्रॉस हो जाएगा। 1.5 करोड़ करना उतनी बड़ी बात नहीं है। वहाँ 1.5 करोड़ मतलब छोटा व्यापारी, यहाँ 1.5 करोड़ मतलब भाई साहब आसामी, हाँ मतलब मार्केट का बादशाह, है कि नहीं है? तो यहाँ के लिए गवर्नमेंट ने बोला यार कुछ ना नोटिफाइड स्टेट है, ये स्टेट याद रखनी पड़ेगी भाई साहब, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड, ये स्टेट है, ये नोटिफाइड स्टेट है। अगर यहाँ पर आपका बिजनेस है तो आपके लिए लिमिट हो जाती है 75 लाख की। कितने की? 75 लाख की, 75 लाख। समझ गए यहाँ तक? मतलब अगर आपकी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ से कम है अदर स्टेट्स के लिए, और नोटिफाइड स्टेट के लिए 75 लाख, तो अगर उससे कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ओके, अब एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है भाई? हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? देखो एग्रीगेट टर्नओवर ही बात कर रहे हैं ना, ये टर्नओवर है, ये एग्रीगेट टर्नओवर है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आप क्या क्या चीजें लोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे एग्रीगेट टर्नओवर, है ना? तो इसको कैसे करना है? पहली बात तो जो भी हम टर्नओवर की बात कर रहे हैं वो हम पिछले साल की बात कर रहे हैं। सपोज आप इस साल देखना चाहते हो कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं है, तो आपको टर्नओवर कौन सी देखनी पड़ेगी? पिछले साल की देखनी पड़ेगी, ठीक है? तो एग्रीगेट टर्नओवर में सारी टैक्सेबल सप्लाईज आप जोड़ोगे, है ना? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, कोई भी आपने एक्सपोर्ट किया है चाहे सर्विसेज या गुड्स, वो भी आप जोड़ोगे। सारी इंटर स्टेट सप्लाईज, ठीक है? उसके बाद अगर कई बार ऐसा होता है कि आपका एक पैन है और आपके अलग अलग स्टेट में क्या है, बिजनेस है, मतलब आपका रजिस्टर तो आप एक अकेले ही, जैसे हम डिस्ट्रिक्ट पर्सन की बात कर रहे थे, तो हम कैसे लेंगे? ऑल इंडिया बेस पे लेंगे, समझ गए? मतलब आपका दिल्ली में एक ब्रांच है और अदर स्टेट्स में ऑल है, तो आप सबकी टोटल करोगे, ठीक है? पर उसमें आपको ये देखना है कि जैसे सपोज करो आपके 5 बिजनेस हैं, 4 तो अदर स्टेट्स में है और एक उत्तराखंड में आ गया। उत्तराखंड कहने का मतलब है किसी भी नोटिफाइड स्टेट में आ गया, तो आप फिर 1.5 करोड़ वाली लिमिट में नहीं जाओगे। आपके लिए लिमिट कौन सी हो जाएगी फिर? 75 लाख। अगर एक भी आप यहाँ आ गए, तो सपोज आपके 10 बिजनेस हैं, 9 तो अदर स्टेट्स में है और एक जो कहाँ पर है, इन नोटिफाइड स्टेट में से किसी एक में है, तो आप कौन सी लिमिट में आ जाओगे? 75 वाले में। समझ गए? ओके। और टर्नओवर कैसे देखोगे? उसमें सारी आपने सप्लाईज देखनी है अपनी, चाहे वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, एक्सपोर्ट है, इंटर स्टेट है। और अगर आपके अलग अलग स्टेट्स में जो है ब्रांचेस हैं, तो आपने पैन बेस देखना है। अगर पैन नंबर 1 है, क्योंकि पैन नंबर तो एक ही इश्यू होता है ना? पैन नंबर तो एक ही होता है ना एक इंसान का। तो जीएसटी नंबर बेसिकली है क्या? वो उसमें स्टेट कोड होता है, आपका पैन नंबर होता है, फिर आगे के कुछ कोड्स होते हैं उनके, है ना? तो पूरे इंडिया के आप टोटल करोगे, उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करोगे। समझ गए? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या लोगे? बेसिकली कहने का मतलब है सारी तरह की सप्लाईज, चाहे वो टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, सारी चीजें क्लियर होगी यहाँ तक? ओके, सुनते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सुनना ही है वैसे ज्यादा। अब उसमें आप क्या नहीं लोगे? जैसे सपोज करो आपने सप्लाई करी है, इसको बंद कर देगा। आपने क्या किया है? सप्लाई की है, 100 रुपए का माल बेचा, उसमें 5 रुपए टैक्स लगाया, टोटल सामने वाले से कितना लिया? 105 रुपए। तो जब आप एग्रीगेट टर्नओवर लोगे ना, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वो जो 5 रुपए टैक्स का है आप उसे नहीं लेंगे, ठीक है? एग्रीगेट टर्नओवर में आप 5 रुपए टैक्स का नहीं लोगे। आप कितना लोगे? टैक्सेबल वैल्यू जो 100 रुपए थे आपके, ठीक है? मतलब कोई भी तरीके का SGST हो, CGST हो, IGST हो, कोई UTGST आपने पे किया हो, तो ये सारी चीजें आप नहीं लेंगे। समझ गए? इतना क्लियर हो गया? और कुछ मैंने आपको रिवर्स चार्ज बताया था पहले, है ना? कोई इनवर्ट सप्लाईज हैं जिसपे आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर क्या करना है? टैक्स पे करना है, तो आप उसे भी इंक्लूड नहीं करोगे, ठीक है? क्लियर हुआ? 2 चीजें एक्सक्लूड की गई, कौन सी? टैक्सेस हो गया, सेस हो गया, ठीक है? और कोई भी इनवर्ट सप्लाई जिसमें आपको टैक्स पे कैसे पे करना है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में
ठीक है ओके। आपको रिवर्स चार्ज अभी क्लियर नहीं होगा ना, आप शायद अब थे नहीं ना, कोई बात नहीं, रिवर्स चार्ज करवा देंगे आपको। अब देखो रेट ऑफ टैक्स है ना, मेन चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, रेट ऑफ टैक्स क्या है भाई साहब, है ना। मतलब एक तो हो गया नॉर्मल टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट कौन सा हो गया, हमने पढ़ा था 0.025 और 12, 18, 28 और मैक्सिमम रेट 40 हो सकता है, जो भी है नहीं किसी आइटम पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोजिशन स्कीम में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएगा उसे नॉर्मल टैक्स रेट नहीं बल्कि उसके बदले कंसेशनल टैक्स रेट होते हैं यहाँ पे, वो पे करने हैं। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब कोई चीज बना रहा है, पर मैन्युफैक्चरर में कौन सा मैन्युफैक्चरर नहीं, जो आइसक्रीम बनाता हो, पान मसाला बनाता हो, है ना, सोडा वगैरह होता है ना, सोडा पानी जो पीते हैं वो बनाता हो, और टबैको वगैरह बनाता हो, ये मैन्युफैक्चरर नहीं। इनको छोड़ के कोई भी मैन्युफैक्चरर होगा और उसकी टर्नओवर कितनी है, जो ऊपर अपने लिमिट पड़ी 75 हो सकती है या फिर 1.5 हो सकती है, एज केस में भी। अगर उसकी लिमिट उससे कम है और वो अपने आप को जो है कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाना चाहता है तो उसे सिर्फ 1% टैक्स पे करना पड़ेगा। 0.5 रहेगा CGST और 0.5 रहेगा SGST इन द स्टेट और यूटी। कहने का मतलब है कि इन द स्टेट और यूटी का कहने का मतलब क्या है, आप स्टेट में हो, यूनियन टेरिटरी में हो, वहां सेल कर रहे हो तो उसका 1%, ठीक है। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो ही नहीं फिर। अगर आप इंटर स्टेट सेल कर रहे हो मतलब आप उत्तराखंड में हो और उत्तराखंड से बाहर माल बेच रहे हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, समझ गए। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल में ही जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, सिर्फ इंट्रा वालों के लिए हो गया, है ना। तो हमने कौन सा केस पढ़ा पहले, मैन्युफैक्चरर वाला। मैन्युफैक्चरर में भी कौन सा मैन्युफैक्चरर नहीं, जो आइसक्रीम बनाते हो, पान मसाला बनाते हो, ये सोडा पानी वगैरह और ये टबैको वगैरह, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चरर बनाता है तो वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, उसे चुपचाप से क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल में ही जाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके लिए टैक्स रेट कितना है, 1%, ठीक है। अगला है रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट का कोई बिजनेस चलाता है, ठीक है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा, 2.5 तो हाफ है ना, ये CGST का है खाली, ठीक है। तो आपको क्या कितना हो जाएगा, ये 5%, वो भी स्टेट और यूटी में। रेस्टोरेंट अभी तक एक ऐसी सर्विस थी जो इसमें कवर थी, अदरवाइज सर्विसेज के लिए आगे हम कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है इन केस ऑफ अदर सप्लायर्स, जैसे ट्रेडर्स, उनके लिए भी कितना है, 0.5, मतलब कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ किसके लिए बोला गया, ट्रेडर्स के लिए। अगर ट्रेडर है तो उसके लिए भी 1%, मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए भी 1%, समझ गए, क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखते हैं एलिजिबिलिटी टू ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, मतलब इस स्कीम के लिए कौन एलिजिबल है, कैसे ऑप्ट करना है आपको, ठीक है। सबसे पहले तो कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहां जो है दोनों चीजें दे रहा हो। देखो अभी समझो बात को, यहाँ हमने मैन्युफैक्चरर ले लिया, ठीक है, ट्रेडर्स ले लिया हमने, उसके बाद हमने रेस्टोरेंट ले लिया, यानी सारे गुड्स वाले तो यहाँ आ गए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग भी जो करेगा वो गुड्स की करेगा, सर्विसेज की तो मैन्युफैक्चरिंग करेगा नहीं कोई, हो सकती है सर्विसेज की मैन्युफैक्चरिंग, नहीं हो सकती ना। पर अब ऐसा है, वो कहता है कि देखो कोई ऐसा बंदा भी तो हो सकता है जो गुड्स भी दे रहा हो और सर्विसेज भी दे रहा हो। जैसे सपोज करो ये होंडा वाला है, होंडा बाइक जो बेच रहा है, स्कूटी वगैरह बेच रहा है, ये क्या कर रहा है, होंडा की बाइक्स भी बेच रहा है, फिर बाद में सर्विस भी करके खुद दे रहा है। तो वो क्या दे रहा है, सर्विसेज भी दे रहा है और गुड्स भी दे रहा है ना, दोनों की सप्लाई कर रहा है, सर्विसेज की भी कर रहा है और गुड्स भी कर रहा है। तो उस केस में बोला गया है कि आप कैसे निकालोगे, क्योंकि सर्विसेज को बेसिकली इस स्कीम से बाहर रखा गया था। मैंने कहा रेस्टोरेंट एक ऐसी सर्विस थी जिसको इसमें रखा गया था, ठीक है। तो अब सर्विसेज के लिए उन्होंने क्या कुछ प्रोविजन निकाले हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। इसके बाद सेक्शन 10 सब सेक्शन 2A एक नया अभी गवर्नमेंट ने बीच में इंसर्ट किया था, वो भी पढ़ेंगे आगे हम, ठीक है। पहले हम इनको पढ़ रहे हैं नॉर्मली जो था पहले सिनेरियो, ठीक है।